A very good morning to all of you. प्रीवियस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 और एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 में अपन ने जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ग्रुप 16 की या फिर उनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस करा था, जिसमें जनरली अपन ने देखा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, है ना, ऑक्सीजन, इनकी रिएक्शन देखी थी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जितने भी आपके पास हेक्सा हैलाइड्स हैं, अपने को पता है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं वो डाई हैलाइड का भी फॉर्मेशन करते हैं, टेट्रा हैलाइड का भी फॉर्मेशन करते हैं और हेक्सा हैलाइड का भी फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी हेक्सा हैलाइड्स हैं उस हेक्सा हैलाइड्स में से SF6 जो है वो बहुत ज्यादा आपके पास क्या रहता है, स्टेबल रहता है। अपन ने SF6 ही देखा, कभी HCl6 या HBr6 या Si6 के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करा। इसका क्या रीजन है कि वाई among all the hexahalides SF6 is most stable? क्या रीजन है उसका कि SF6 जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल? देखिएगा उसका क्या रीजन है। SF6 जो है वो इनर्ट रहता है, नहीं किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। SF6 जो है वो स्टेबल है। उसका रीजन क्या रहता है कि SF6 में सल्फर इज सराउंडेड बाय 6 फ्लोरीन एटम्स, और वो फ्लोरीन एटम जो है वो साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर HBr की बात करें, HCl की बात करें, तो ब्रोमीन और क्लोरीन का साइज जो है वो कंपेयर टू फ्लोरीन क्या होता है, बड़ा होता है। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, सल्फर जो है वो आपके पास सराउंडेड होता है 6 फ्लोरीन एटम से, तो इसके कारण से जो SF6 जो है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो जितने भी हेक्सा हैलाइड्स हैं उस हेक्सा हैलाइड में से SF6 मोस्ट स्टेबल हेक्सा हैलाइड। अब अपन बात करेंगे कुछ इनके इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में या कंपाउंड के बारे में जो ग्रुप 16 के आते हैं। क्या आता है, देखो सबसे पहले अपने पास आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन O2 बड़ी ही इंपॉर्टेंट है अपनी डेली लाइफ के लिए ऑक्सीजन, है ना। कैसे ऑक्सीजन का अपन फॉर्मेशन करते हैं, इसके कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकते हो, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज रहती है, क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रहती है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे O2। सबसे पहले अपन देखेंगे इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कैसे अपन ऑक्सीजन बनाते हैं। तो फर्स्ट मेथड क्या आता है, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट, मैंगनेट, नाइट्रेट, एक्सेट्रा। मीन्स ऐसे कंपाउंड्स जिसमें क्लोरेट हो, जिसमें मैग्नेट हो, जिसमें नाइट्रेट हो, उनका अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हो तो बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन वी विल गेट ऑक्सीजन। सर कैसे? फॉर एग्जांपल अपने पास है KClO3, इट इज नॉन एज पोटेशियम क्लोरेट। इसका अगर आप थर्मल डिकम्पोजिशन करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 की प्रेजेंस में, तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है, 2KCl प्लस 3O2। 2KCl प्लस आपके पास क्या आ जाता है, 3O2। ये फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, फ्रॉम ऑक्साइड ऑफ मेटल। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल व्हेन, अगर जैसे देखेंगे अपन PbO2 है, PbO2 की रिएक्शन करवा रहे हो आप, PbO2 को हीट कर रहे हो तो डिकम्पोज होकर ये क्या देगा, एक तो आपको देगा 2PbO प्लस अपने पास O2। ये सर ये डिकम्पोज क्यों होता है, क्या रीजन है? तो PbO2 में अगर अपन देखें तो Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, और आपको पता है कि +4 जो है वो Pb की लेस स्टेबल है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, +2। तो ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन। और भी बहुत सारे मेटल ऑक्साइड हैं, लाइक आपके पास Na2O है,
तो इससे किसका फॉर्मेशन होगा, Na+O2 का रिएक्शन आप क्या कर लीजिए, बैलेंस कर, ये रिएक्शन बैलेंस। आपके पास ऐसे ही HgO है, तो वो डिकम्पोज होकर किसका फॉर्मेशन करता है, Mg+O2, है ना। तो ये आपके पास मेथड्स हैं कि मेटल ऑक्साइड के डिकम्पोजिशन से भी किसका फॉर्मेशन हो सकता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो सकता है। मेटल ऑक्साइड क्या करेंगे, या तो मेटल प्लस ऑक्सीजन देंगे, या फिर मेटल ऑक्साइड अपनी दूसरी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे जिसमें मेटल की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो और साथ में ऑक्सीजन गैस क्या हो, इवॉल्व हो रही है। थर्ड मेथड आपके पास क्या आता है, सी मेथड, बाय डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एनी अदर पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉर एग्जांपल आपके पास ये H2O2 है, H2O2 को डिकम्पोज करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, 2H2O प्लस O। तो ये O2 के आपके पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन थे कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट, मैग्नेट, नाइट्रेट, या ऐसा कोई आयन हो, ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें मैग्नेट हो, ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें नाइट्रेट हो, वो भी डिकम्पोज होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन का। बाय द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल भी किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो भी डिकम्पोज होकर किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीजन। ये अपने थे पास ऑक्सीजन के जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है उसके बारे में। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज, है ना, कि क्या क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज रहती है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपको पता है प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपने को पता चले कि ये सॉल्युबल है या नहीं है, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो अगर बात करें प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आपके पास क्या आता है कि ऑक्सीजन जो है वो लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन क्या है, ऑर्डरलेस गैस है। ऑर्डर का मतलब आपके पास क्या होता है, स्मेल से। ऑर्डरलेस नॉन टॉक्सिक गैस है। ऐसा नॉन टॉक्सिक ही तो होगी, अगर टॉक्सिक होती तो हम नहीं रहते। तो ऑर्डरलेस और नॉन टॉक्सिक गैस है, यानी कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती है और नेचर टॉक्सिक नहीं होती। ऑक्सीजन का एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और है जिसे नाइट्रोजन को बनाया था अपन ने, कि बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। एयर का अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हो तो भी किसका फॉर्मेशन होता है आपके पास, ऑक्सीजन का। उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं आती, बट आपके पास मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसमें अपन क्या करते हैं कि एयर का मिक्सचर होता है, एयर से अपन क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर की रेंज पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को बाहर निकाल लेते हैं और लास्ट में ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, बहुत ही छोटा सा है ऑक्सीजन। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब ऑक्सीजन की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अगर आपको बताना पड़े फिर मीन्स आपने साइंस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज ऑक्सीजन कुछ मेटल को छोड़ दो, कुछ मेटल्स जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, इनको छोड़ दीजिए, इनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्शन करते हैं, उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। लाइक कि अगर आपने क्या करा कि मैग्नीशियम ले लिया और मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने कैल्शियम ले लिया, कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। आपके पास पोटेशियम आ गया, पोटेशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दी, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके पास, पोटेशियम ऑक्साइड। यही नहीं है कि ओनली मेटल का ही ऑक्सीडेशन करती है, यानी कि मेटल के साथ ही ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, नॉन मेटल के साथ भी करती है। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी तो किसका फॉर्मेशन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन है, वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉस्फोरस है,
तो ये अगर आपके पास ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होगा, P4O10। तो ऑक्सीजन चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, उनके साथ केमिकल रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। कुछ मेटल्स छोड़ दीजिए, लाइक गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्वेश्चन आ रखा है आपके जैसे एनसीईआरटी में, इन टेक्स्ट में कि भैया 3-4 एलिमेंट्स दे रखे हैं कि दैट विच मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ, डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो जैसे एग्जांपल आ गया आपके पास आयरन आ गया, आपके पास सोडियम आ गया, आपके पास मैग्नीशियम आ गया, आपके पास प्लेटिनम आ गया। देन करेक्ट आंसर विल बी प्लेटिनम, बिकॉज प्लेटिनम आपके पास जो है वो इनर्ट मेटल। तो इनर्ट मेटल्स को छोड़ दीजिए, इनर्ट जो गैसेस हैं उसको छोड़ दीजिए, उनके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके उनके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? अब आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट। ये जो है वो अपना ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ। अब ऑक्सीजन किसका फॉर्मेशन करती है, ऑक्साइड का। तो अब देखते हैं कि ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं। ऑक्साइड्स होते क्या है ऑक्साइड, कि जब भी कोई एलिमेंट रिएक्शन करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड का। व्हेन एन एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्साइड का। अब ऑक्साइड कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं? बोल बोल, क्या बोला मैं, क्या बोला, 3 है। तो 3 टाइप के आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं। कौन कौन से, देखो बच्चों। एक तो आपके पास होते हैं एसिडिक ऑक्साइड, एक आपके पास होते हैं बेसिक, और एक आपके पास क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। 3 टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आर प्रेजेंट। एक आपके पास होगा एसिडिक, दूसरा होगा अपने पास बेसिक, और तीसरा आपके पास क्या होगा, एम्फोटेरिक। अब क्या होता है एसिडिक, क्या होते हैं बेसिक, क्या होता है एम्फोटेरिक। एसिडिक का मीनिंग क्या हो गया, कि अगर कोई भी ऑक्साइड किसी भी मेटल, कोई भी एलिमेंट का ऑक्साइड अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करके अगर एसिड का फॉर्मेशन करता है, देन द ऑक्साइड विल बी एसिडिक ऑक्साइड। When oxide of any element react with water and gives the acid, then the oxide is known as acidic oxide. तो वो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसका ऑक्साइड ले लिया, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवा ली, then what will be the product? If product is acid, then it is known as acidic oxide. If product is base, then it is known as basic oxide. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या कि कोई ऑक्साइड आ गया, उसकी आपने रिएक्शन करवा दी H2O से, H2O से रिएक्शन करवाने पर अगर आपके पास बेस का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो आपके पास क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड। ओके। एंड एम्फोटेरिक क्या होता है, व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दैट ऑक्साइड which can react with both the acid and base। जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उसको अपन कौन सा ऑक्साइड कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एसिड के साथ यानी कि HCl के साथ भी रिएक्शन करता है, और Al2O3 जो है वो बेस के साथ यानी कि NaOH के साथ भी रिएक्शन करता है। That oxide which react with both acid and base known as amphoteric oxide, for example aluminium oxide। अब एसिडिक ऑक्साइड के सर एग्जांपल कुछ, मैंने कहा अभी अपन ने नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाए थे, CO2 प्लस आपके पास H2O, तो किसका फॉर्मेशन हुआ था, H2CO। SO2 प्लस किसका H2O के साथ रिएक्शन करवा दो, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, H2SO। ये आपके पास जो ऑक्साइड है वो कौन से होंगे, एसिडिक। क्यों, बिकॉज ये एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। H2CO3 इज एन एसिड, कार्बोनिक एसिड है। H2SO3 इज नॉन एज सल्फ्यूरस एसिड, तो ये भी आपके पास एसिड है। तो वो सारे एलिमेंट के ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं उसे अपन एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। बात करें बेसिक की,
तो बेसिक में क्या रहता है बच्चों, देखो कि सारे मेटल के ऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, अगर वो रिएक्शन करता है H2O के साथ, तो वो हमेशा किसका फॉर्मेशन करेगा, बेस का। और बेस का फॉर्मेशन करेगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, बेसिक ऑक्साइड। कि सर एग्जांपल मैंने कहा Na2O ले लो, इसकी रिएक्शन करवा दो किससे, H2O से, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस। आपके पास आ गया K2O प्लस H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कभी बच्चों कि जो मेटल के ऑक्साइड है वो ऑलवेज बी इन बेसिक इन नेचर, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास कोई मेटल का ऐसा ऑक्साइड है जिसमें मेटल अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा हो, लाइक Mn2O7, तो ये कौन सी नेचर का होगा आपके पास, एसिडिक। ये सर क्यों, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास क्या होती है, +7, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ये +7 मैक्सिमम है, मतलब ये कौन सी नेचर का होगा आपके पास, एसिडिक नेचर। कौन सी नेचर का होगा, एसिडिक नेचर। ठीक है ना। तो सारे मेटल की जो आपके पास ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर के नहीं हो सकते, बिकॉज कुछ एक्सेप्शन प्रेजेंट। वो किसके बेस पे है, वो उसकी वैलेंसी के बेस पे। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या हो गया कि अगर कोई एलिमेंट का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करे तो उसको अपन एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। अगर वो बेस का फॉर्मेशन करे तो वो उसको बेसिक ऑक्साइड कहेंगे। और इफ द ऑक्साइड ऑफ एनी मेटल रिएक्ट विथ बोथ एसिड एंड बेस तो उसको अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहेंगे, फॉर एग्जांपल Al2O3। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मेंबर आता है इस फैमिली का, ऑक्सीजन हो चुका है, ऑक्साइड्स हो चुके हैं, अब अपन डिस्कस करेंगे ओजोन के बारे में। सुना होगा आपने ओजोन, ओजोन O3 है ना, कैसे इसका फॉर्मेशन करता है। इसके फॉर्मेशन के लिए क्या करा जाता है कि ऑक्सीजन को एक डिस्चार्ज ट्यूब में पास किया जाता है, रेड हॉट ट्यूब में, और उससे किसका फॉर्मेशन होता है, ओजोन का, है ना। कि आपके पास 3O2 है, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2O, ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओजोन का अगर आपके नेचर में, आपके एनवायरनमेंट में अगर स्मॉल अमाउंट है तो स्मॉल अमाउंट जो है वो कभी आपको अफेक्ट नहीं करता। बट अगर आप क्या करते हो कि अगर आपके एनवायरनमेंट में ओजोन का अमाउंट अगर धीरे 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 इंक्रीज होता है तो फिर वो हेडेक कोज करता है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है उससे, है ना। तो ओजोन की ज्यादा अमाउंट अगर अपने एनवायरनमेंट में हो तो वो अपने लिए हार्मफुल रहती है, लेस अमाउंट जो है वो कभी अपने लिए हार्मफुल नहीं हो। ठीक है। ओजोन जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है कि सर ऐसा क्यों, कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कैसे देखते हैं, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कि ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, तो आपको कैसे पता चलेगा कि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। ओजोन जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होने के कारण ये क्या करता है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होने के कारण ये डिकम्पोज होके ऑक्सीजन प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करता है। और ये नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्मेशन के कारण से, इसी रीजन से ओजोन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है, स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है। ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। क्यों होता है ये रीजन मैं बताऊंगा। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो ये किसमें कन्वर्ट होएगा, ओजोन ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, वेरी रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो ओजोन डिकम्पोज होके नेसेंट ऑक्सीजन देता है, और ड्यू टू दिस रीजन ओजोन को अपन यूज करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके जैसे यूज करते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सर के क्यों होता है ये तो बताओ। चलो मैं बताता हूँ। ये आपके पास क्या एक रिएक्शन डेल्टा सॉरी O3 है, O3 से O2 प्लस O का फॉर्मेशन होगा, और इसके लिए जो डेल्टा H है वो नेगेटिव। डेल्टा H की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। एक बात बताओ, आपको पता है कि डेल्टा G का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा G का फॉर्मूला होता है डेल्टा H प्लस T डेल्टा H। डेल्टा G क्या हो गया, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। डेल्टा H क्या हो गया, चेंज इन एंथैल्पी। T क्या हो गया आपके पास, टेम्परेचर। और डेल्टा H क्या हो गया आपके पास, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है ना। तो जब ये रिएक्शन होती है तो उसके लिए डेल्टा H की क्या है, वैल्यू नेगेटिव। अब आपको एक चीज पता होगा शायद, अगर अपने 11th बहुत अच्छे से करिए तो, कि डेल्टा जी की 3 वैल्यूज पॉसिबल है। कौन कौन सी, एक तो आपके पास पॉजिटिव, एक आपके पास जीरो, और एक आपके पास कौन सी है, नेगेटिव। पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। तो जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसमें रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो है तो रिएक्शन क्या रहेगी आपके पास, इक्विलिब्रियम। रिएक्शन किस में रहेगी आपके पास, इक्विलिब्रियम में। जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन आपके पास क्या होगी, स्पॉन्टेनियस, है ना। तो अब ये रिएक्शन हो रही है, ओजोन से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, O2 प्लस ऑक्सीजन का, नेसेंट ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को कौन सा ऑक्सीजन कहेंगे, नेसेंट। और डेल्टा एच की वैल्यू आपके पास क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, थोड़ा सा फॉर्मूला में करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, प्लस में होता है। तो देखो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वो पॉजिटिव में होता है। डेल्टा एस हो गया क्या आपके पास, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिसअरेंजमेंट। डिसअरेंजमेंट को क्या कहते हैं अपन, एंट्रोपी कहते हैं। अब देखो डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, डेल्टा एस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो देखो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी इक्वल्स टू ये नेगेटिव, ये भी क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव में है तो टी डेल्टा एच किस में रहेगा, नेगेटिव में रहेगा ना। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव में है तो टी डेल्टा एच किस में रहेगा, नेगेटिव में। तो ओवरऑल क्या हुआ आपके पास कि जो डेल्टा जी आ रही थी वो डेल्टा जी किस में आ गई, नेगेटिव में। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। और ओजोन किस में कन्वर्ट हो जाता है आपके पास, O2 प्लस और एक नेसेंट ऑक्सीजन। समझ आई बात, है ना। तो ओजोन जो है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होने के कारण ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है। थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो क्या करता है, ओजोन जो है वो ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ओजोन इज ऑलवेज एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कैसे होता है कि जब ये रिएक्शन हो रही होती है O3 O2 प्लस O, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव। डेल्टा जी की फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। और डेल्टा जी जो है वो आपके पास क्या शो होगा, एक तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, मे बी जीरो मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नहीं होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। जीरो हो तो रिएक्शन किसमें रहेगी, इक्विलिब्रियम में। नेगेटिव हो तो रिएक्शन क्या रहेगी आपके पास, स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ देखिएगा डेल्टा एच भी नेगेटिव और टी डेल्टा एच भी नेगेटिव। जैसा टी डेल्टा एच नेगेटिव कैसे हुआ, मैंने कहा डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिसअरेंजमेंट इंक्रीज हो रहा है। डेल्टा एस की वैल्यू किसमें आपके पास, पॉजिटिव में। तो डेल्टा एस पॉजिटिव तो टी डेल्टा एस वाली टर्म किसमें हो जाएगी, नेगेटिव में। और डेल्टा जी की वैल्यू किसमें आ जाएगी, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी मतलब ओजोन जो है वो डिकम्पोज होगा, किसमें होगा, ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन।
तो थर्मोडायनेमिकली ये प्रूव हो गया कि जो ओजोन है वो अनस्टेबल है। ओके, तो जो ये ओजोन है ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। अब आप रिएक्शन करवा दो, लाइक आपने क्या करा, यहाँ पे पीबीएस है, पीबीएस की रिएक्शन ओजोन से करवा दी, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। किसका किसका करेगा, सल्फर का करेगा। यहाँ पे सल्फर +2 में है, अब सल्फर +6 में चला जाएगा, जाएगा तो क्या होगा, PbSO4 + 4O2, 4O2 है ना। जो ओजोन था उसने क्या करा, ऑक्सीडेशन कर दी। ओजोन इज एक्ट like an oxidizing agent because of the formation of the nascent oxygen on the decomposition। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास पीबीएस में देखें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2, और यहाँ पे पीबीएस में कितनी होगी, +6। तो सल्फर का क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ओजोन की प्रेजेंस में। उसको अपन क्या कहेंगे कि ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो क्या कर रहा है, पीबीएस में सल्फर का ऑक्सीडेशन कर रहा है। ओके, एक दो प्रॉपर्टी और रह जाती है इसकी केमिकल, वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और साथ में कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे सल्फर। सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म में कैसे उस एलोट्रोप्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपके पास सल्फर ग्रुप 16 में दो टॉपिक रहेंगे, एक अपने पास रहेगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और एक रहेगा H2SO4। दो फॉर्म में दो टॉपिक और रहेंगे, उसके बाद जो है ग्रुप 16 कंप्लीट, फिर अपने पास 17 और 18। तो अपन ट्राई करेंगे कि फिर वेडनेसडे अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।